राज्यों में चुनाव की जीत और हार पर राजनीति गरमाई हुई और अगले 2-4 दिनों तक रहेगी भी और रहनी भी चाहिए। अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन सवाल हार जीत पर राजनीति का नहीं। असली सवाल तो यह है कि राज्यों में जिन उम्मीदों के साथ जनता ने नई सरकार को चुना है, उन उम्मीदों पर नई सरकार को खड़ा उतरना कितना आसान हो, चुनावी वादे को धरातल पर उतारना कितना आसान हो। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां अगर भाजपा अपने वादे के मुताबिक कैश ट्रांसफर स्कीम को दोगुना करती है तो सिर्फ इस कदम से राज्य के जीडीपी का करीब 3.5% अतिरिक्त खर्च करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की माली हालत क्या इसकी इजाजत देता है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में नई सरकार बनने जा रही है उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो पश्चिम बंगाल में। अगर किसी राज्य में आमदनी के मुकाबले खर्च यानी फिस्कल डिफिसिट सबसे ज्यादा है तो पश्चिम बंगाल में। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल हो रहा हमारे साथ विशेष मेहमान ईस्टर्न रीजन के इंडस्ट्री चैम्बर सीआई के चेयरमैन हैं संजय बुधिया साहब, जो खुद उनका कह सकते हैं फैक्ट्री कोलकाता में है, कंपनी कोलकाता की है, तो वो वहाँ के आबो हवा से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ रिसर्च और पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार सिंह साहब जुड़ रहे हैं। वो चुनाव के दौरान कई महीने पश्चिम बंगाल में रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के लोगों की उम्मीदों को बेहतर तरीके से समझते हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर जुड़ेंगे, AK भट्टाचार्य साहब जुड़ेंगे और बाकी मेहमान जुड़ेंगे। उनका आपसे परिचय कराऊँ आगे चलकर, लेकिन जो मेहमान जुड़ चुके हैं उन सभी का आपका शो में स्वागत है। शुरुआत में संजय बुधिया साहब आपसे करना चाहूँगा। नई सरकार आई है, आपको क्या लगता है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है नई सरकार के सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर काफी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है और सबसे खुशी की बात यह है कि काफी समय के बाद 40 साल या 50 साल बाद, जैसे हम बोलते हैं 1 और 1 11 होते हैं, तो पहले बार सेंटर और स्टेट दोनों का अलाइनमेंट है पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में और डिसीजन मेकिंग में। तो ये काफी बड़ा स्टेप होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारी कुछ भी प्रोजेक्ट होगी, हमारे कुछ भी प्रपोजल जाएंगे तो फास्ट ट्रैक में होगा और सेंटर की तरफ से भी डिस्बर्समेंट्स प्लस न्यू इंसेंटिव्स, न्यू अनाउंसमेंट्स, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। देखिए, आपने बोला कि और क्या क्या चैलेंजेस है, अगर उसकी हम बात करें तो 2-3 चीजें मेरे यही सजेशन और सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से रहेगा, जो कि मेरा अकेले का नहीं है, सब इंडस्ट्री की तरफ से। कि एक तो हम लोग को देखिए आज कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के अलावा बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स हो गया अब, और ये पॉजिटिव कंपटीशन है। हर एक स्टेट एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है, आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब फैसिलिटी देते हैं। तो हमारे यहाँ भी इंसेंटिव स्कीम को दूसरों स्टेट्स के बराबर में लाना चाहिए। और नंबर 2, आपको बड़ी इंडस्ट्रीज की जरूरत है। बंगाल स्ट्रॉन्ग और स्मॉल इंडस्ट्रीज में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, पर हमें कुछ मेजर इंडस्ट्री चाहिए जिससे कि हमारी ग्रोथ इस पर होगी। और इसके लिए जो यहाँ रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे हमारे पास काफी संख्या में उपलब्ध हैं, पर हम लोग को लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, तो जिसे किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करते हुए भी लैंड अवेलेबिलिटी का जो है एक वो फास्ट ट्रैकिंग होना चाहिए। तो 2 चीजें आपको, एक तो लैंड एंड नंबर 2 इंसेंटिव्स, तो ये 2 चीजें इंडस्ट्री की इमीडिएट रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट रहेंगी। बुधिया साहब, एक चीज और पूछूं फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि अभी अगर इंडस्ट्री लैंड की बात छोड़ दूं और ये सारी चीजें जो आपने जिक्र किया वो है, वो बुनियादी जरूरतें हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन राज्य स्तर पर अगर सबसे बड़ा चैलेंज आता है तो कहाँ पे आता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट है, या फिर इंडस्ट्री फ्रेंडली राज्य सरकार की पॉलिसी है? देखिए, मेरे ख्याल से इन फ्रंट्स पे कहीं कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज यही है कि एक तो हम लोगों को अपने स्टेट की मार्केटिंग और अच्छी करनी है। बंगाल के अंदर में जैसे बोलते हैं हाफ ग्लास फुल या हाफ एम्प्टी, तो हम लोगों को अपना जो बिजनेस का बंगाल की जो छवि बनी हुई है कोई भी कारण से, तो उसको और ठीक करनी है, द्रुत गति से ठीक करनी है। और ये जब 3-4 चीजें जो मैंने बताई हैं तो उसका भी इमीडिएट इफेक्ट आएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग, जैसे हमारे यंग पॉपुलेशन को लगता है कि हम लोग और जगह शिफ्ट हो जाए, हैदराबाद, बेंगलोर, कुछ बाहर लोग भी चले जाते हैं, पर अब उन लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, सेंटर और स्टेट
दोनों 1 और 1 11 मिलके अब काम पढ़ेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस जनरेट करना है और उसको फास्ट ट्रैक करना है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन ये जो आपने सुझाव दिए उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल होगा, उस पे हम लोग आगे चलकर आएंगे। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल कि आपने वहाँ के इकोनॉमी का रिसर्च किया होगा, केंद्र सरकार के इकोनॉमी का रिसर्च आप शुरू से करते भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से मुख्य धारा में वहाँ की इकोनॉमी को लाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, अगर टॉप प्रायोरिटी की बात करें तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पश्चिम बंग की जो जो आर्थिक स्थिति जो है, दो तरफ की है। एक तो है कि सरकार की स्थिति, जो सरकार की जो स्थिति जो है वो काफी अच्छी नहीं है। डेट 40% ऑफ जीएसडीपी है, और जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफी बढ़ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो सरकार को अपनी जो फिस्कल प्रूडेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उसको अपनानी पड़ेगी। और जैसे आपका भी जो इसमें जो दिख रहा है वो वेस्ट बंगाल का दिखा रहे हैं 3.2% फिस्कल डेफिसिट और 1.7% रेवेन्यू डेफिसिट। तो एक हुआ सरकार की जो जो खर्चे करने की जो क्षमता जो है वो काफी सीमित है। और दूसरी तरफ है कि पश्चिम बंग में आप बंगाल में आप क्या चीज ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं उससे आपकी नौकरी की समस्या समाधान उतनी जल्दी नहीं होगी जितनी ज्यादा होगी अगर आप एमएसएमई सेक्टर के ऊपर ज्यादा जोर दें। इस वक्त जो जो आंकड़े बता रही हैं कि एमएसएमई सेक्टर की जो शेयर जो है सिर्फ 10% है देश में। नाउ अगर पश्चिम बंगाल में अगर हम ये 10% शेयर टोटल एमएसएमई की को बढ़ाकर अगर हम 15% भी कर सकते हैं, मैं समझता हूँ एक तो है कि एक जॉब की सिचुएशन जो इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में अभी भी काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और दूसरी बात जो है वो है कि जो एमएसएमई सेक्टर में जो फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो काफी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एमएसएमई में जोड़ दिया जाए वो एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन एक, और दूसरा वुमेन्स एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दूसरा। तो अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री लाएंगे, वो सिंगूर में बड़े इंडस्ट्री लाएंगे, सो मैं समझता हूँ उसमें नौकरी मतलब इसमें ग्लैमर आएगा, हेडलाइन बनेगी, और एक्चुअल जो पश्चिम बंगाल का जो जो समस्या का समाधान होगा वो एमएसएमई सेक्टर से होगा। ये है दूसरी। और अगर 5 साल की अगर अगर आप टारगेट सोचें, वो मैं समझता हूं कि एजुकेशन सेक्टर में काफी हानि हुई है पश्चिम बंगाल में पिछले। मैं समझता हूं ये जब जब लेफ्ट फ्रंट से ही शुरू हुआ था कि स्किलिंग और एजुकेशन सेक्टर पश्चिम बंगाल एक जमाने में सबसे आगे हुआ था, और वो अब आगे पिछड़ते पिछड़ते काफी पीछे आ गया है। तो पहले क्या होता कि सारे देश में जो स्किल्ड एम्प्लॉइज और अंग्रेजी जानने वाले एम्प्लॉइज वो पश्चिम बंगाल से आते थे। वो जो एक 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 स्टैंडिंग थी, वो मैं समझता हूं कि उसमें काफी हानि पहुंची है, और उसको ठीक करने के लिए एजुकेशन और स्किलिंग में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल नई सरकार को भी करना पड़ेगा। तो एक तरफ फिस्कल, दूसरी तरफ एमएसएमई का फोकस, और तीसरी एजुकेशन और हेल्थ केयर में जोर देना। बिल्कुल, दरअसल ये 3 चीज़ें जो आपने बताई हैं, 3 पिलर एक तरीके से कहें वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, मैं उसी के आसपास अपने सवालों को रखता हूँ फिलहाल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। माधवी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी ए.के. भट्टाचार्य सर कह रहे थे कि फिस्कल स्पेस, फिस्कल प्रूडेंस की एक बात है, लेकिन अचानक से एक पश्चिम बंगाल जो वेलफेयर स्टेट ज़्यादा रहा है, जहाँ पे कैश ट्रांसफ़र जैसे स्कीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, और राजनीतिक दबाव में ही सही भाजपा ने वादा भी कर दिया कि हम दोगुना कर देंगे। अगर इस तरह की स्कीम को वहाँ लागू करती है तो फिस्कल प्रूडेंस के रास्ते पर बने रहना कितना आसान होगा? So I think I'll agree with Bhattacharya sir that
वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट ही काफी डिफिकल्ट है. They're sitting with a debt which is more than 40% of GDP, much higher than the average state debt that we have. और अगर आप वेस्ट बंगाल का बजटेड इस साल का बजटेड फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, दैट वाज क्लोज टू अराउंड 3%. नाउ जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी हैं, उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट इटसेल्फ इज मोर देन 3% ऑफ जीडीपी. तो अगर वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ओवर एंड अबव द बजट, तो आप 6% के ऊपर अपना एफडी लेके जा रहे हैं, which is obviously not sustainable, not possible, not even aligned with the FRBM Act. तो काफी हद तक बेसिकली जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी थी प्री बजट पॉपुलिस्ट पोल प्रोमिसेस, वो कितने एक्चुअली इम्प्लीमेंट होंगे, और उसमें से काफी हद तक फ्रीबी लेड इकोनॉमी है अगेन वो. तो जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो दोनों के दोनों सफर कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा freebie led economy पे जा रहे हैं, which is the culture that you've seen in the last 4 years or so, which has been the most popular formula for winning elections across. We've seen that in the states as has also played around. उन states का fiscal position काफी अच्छा था जब भी elections आए, पर वहां भी अगर आप देखो महाराष्ट्र जैसे स्टेट जहाँ 2% के आसपास fiscal deficit था, वो 3% के आसपास ओवर कर रहा है, इवन दो उन्होंने काफी हद तक अपनी सो कॉल्ड स्कीम्स को कर्टेल भी किया. तो वेस्ट बंगाल अगर वो सेम मॉडल भी अपनाएगा तभी भी उसका फिस्कल स्ट्रेन काफी होगा. और स्टेट विच इज ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट मैट्रिक्स, I think the focus probably will be still more on fulfilling those so-called promises than focusing on development economics plus the capex expenditure that they've been lagging. तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा. सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सुनील कुमार सिन्हा साहब प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के. सिन्हा साहब, आपने सुना अभी ए.के. भट्टाचार्य साहब ने भी कहा कि फिस्कल प्रूडेंस एक बड़ा प्रायोरिटी होनी चाहिए. माधवी भी कह रही हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है. मेरा सवाल वही है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बहुत ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन रखेंगे तो शुरू में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट के तौर पर तो आप जवाब दीजिएगा, मैं तो एक आम इंसान की तरह पूछूंगा कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं नई सरकार से, जैसे ही ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन करते हैं, एक अनपॉपुलर सा ये सब स्टेप माना जाता है, तो सरकार के लिए बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मैं थोड़ा एक करेक्शन करना चाहूँगा. मैं अब प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में. सॉरी, ये मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बातें या जो भी वायदे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं और उनको जब इम्प्लीमेंट करने का समय चुनाव के बाद आता है, तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राज्य की जो वित्तीय हालत है या किसी भी राज्य के अंदर जो मौजूदा स्थिति है, उसका एक अपना इनर्शिया होता है, और उस इनर्शिया को ब्रेक करना और उसके बाद जो भी आपने वायदे किए हैं उनको मुकम्मल करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है. इसलिए मेरी समझ से कोई भी सरकार बहुत रेडिकल तरीके से जो है चेंजेस, चाहे वो वित्तीय घाटे का हो या और किस्म के एक्सपेंडिचर का हो, वो करना मुश्किल होगा. हाँ, परंतु ये जरूर है कि सरकार अपनी मंशा जो है वो क्लियर कर सकती है और एक रोड मैप अगले 5 साल का देकर उस पर कैसे चलना है इसकी रूपरेखा पेश की जा सकती है. और जो बदलाव की अपेक्षा इस सरकार से होगी वो भी जो है रिटॉरिक्स जिस किस्म के होते हैं उसके संदर्भ में तो यही होगा कि बदलाव जो है चुटकी में पल भर में हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाएगा. और जो कुछ भी होगा वो काफी धीरे धीरे होगा, क्योंकि सबसे पहले जो बहुत सारी चीजें जो नई सरकार अपने हिसाब से समझती है कि गलत है या गलत हो रही थी, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगी, और साथ ही साथ जो नए वादे उसने किए हैं या जो भी रोड मैप वो देना चाहती है उस पर धीरे धीरे अमल करना चाहेगी. तो ये एक कठिन सफर होगा, परंतु जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाली सरकार अगर इस पे जो है ध्यान देती है और अपने रोड मैप के हिसाब से चलती है, तो आने वाले 3-4 साल में कई किस्म के करेक्शन जिसकी की उम्मीद की जा रही है, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्रीज को पुनः एक बार
बंगाल में लेकर आना हो, जैसा कि एक टाइम पे था। ये सारी चीजें वक्त के साथ होंगी। 1 या 2 साल में हम कुछ ज्यादा ड्रामेटिक बदलाव नहीं देख पाएंगे। ड्रामेटिक बदलाव नहीं देखेंगे, लेकिन आपने सही कहा कि वक्त के साथ बदलाव आएगा। और ऐसे में एक तरीका ये होता है, जो 5 साल में चुनाव में जाने वाले जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसमें कि शुरू में थोड़ा सा कठोर रहिए, चुनाव के नज़दीक आते आते फिर से थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, ताकि लोगों को लगे अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं, जिसको फ्रीबीज कहते हैं या फिर सस्ती लोकप्रियता वाले कदम होते हैं। लेकिन आखिर जनता क्या अपेक्षा रखेगी नई सरकार से, ये सज्जन कुमार सिंह हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि चुनाव के दौरान लोगों से काफ़ी बातचीत किए थे। सज्जन, आपने सुना अर्थशास्त्रियों की राय, आपने सुना वहां की इंडस्ट्री की राय, जनता की राय क्या है? देखिए, जनता की राय निश्चित तौर पे बीजेपी को जो मैंडेट मिला है, हम लोग एक सिंपलिस्टिक तरीके से इसे हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए जो पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि आप जिसको रूरल डिस्ट्रेस कहते हैं, कि बंगाल में देखिए जो कोलकाता से लगा हुआ एरिया है, हुगली, बर्धमान, मेदिनीपुर का कुछ एरिया, वो पोटैटो हब है, और इस बार हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी हुई। आपने उसके एक्सपोर्ट पे रेट बैन लगा रखा है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि उससे प्राइस बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो इस बार अच्छी हार्वेस्टिंग हुई तो प्राइस नहीं मिला उन्हें, क्योंकि वहां पे पंजाब वगैरह जैसी कोई एमएसपी वाली सिस्टम नहीं है, और इसके कारण बहुत सारे किसानों को छोड़ना पड़ा। दूसरा जो हमने देखा कि हाउस होल्ड लेवल पे, और डेटा भी दिखाता है कि जो यूथ्स हैं उनके बीच में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इसको लेके बहुत ये एक बड़ा फैक्टर था। और इसी कारण से देखिए कि जो महिलाएं भी, जिनको स्कीम सेंट्रिक वे में ममता बनर्जी ने बांध रखा था कि आपको हर चीज के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, ओल्ड एज के लिए, उसके अलावा ओल्ड एज से पहले और 20 साल के ऊपर के लिए हर तरीके के लिए स्कीम था, तो उन्होंने ये देखा कि कई बार लोगों ने कहा बंगाल में कि हम लोग कब तक भत्ताजीवी मतलब कब तक आप हमें स्कीम सेंट्रिक रखिएगा, कि 1500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, कभी 5000 किसी चीज के लिए दे दिए। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि जिसे आप एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बंगाल में नहीं था। तीसरी बात आप एक और देखिए कि आप पूरे इंडिया का भी रूरल लैंडस्केप देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के बाद आप देखेंगे कि कच्चे घर, हमने त्रिपुरा में एक टेक्टोनिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा 2017-18 में, और अब जब अगली बार हम लोग चुनाव में 2023 में गए, तो आप देखेंगे कि त्रिपुरा जहां ऑलमोस्ट 86% हाउसेज जो थे वो कच्चे हाउस थे, अब आप जाएंगे तो वहां पे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि कच्चे, और ये कच्चे से पक्के हाउसेस केवल एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ये एक एस्पिरेशन को भी ट्रिगर करता है कि लोगों ने कहा कि एक तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दूसरा क्या है कि जब पक्का हाउस होता है तो एस्पिरेशन आती है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा कुछ और हो जाए, आप हिम्मत करते हैं। तो एक एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस जो वर्क कल्चर नहीं था कम्युनिस्ट रिजीम में, वो धीरे धीरे आपको टूटना नजर आता है। लोगों ने बताया कि चंदा और मिचिल कंटर की जो रैली की और चंदा देने की कल्चर थी, वो खत्म हो रहा है। कोलकाता और बंगाल का आप देखिए, अब सबसे बड़ा लोगों का देखिए कि रेफरेंस में एक चीफ मिनिस्टर जिनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिनको सब लोग याद करते हैं, पीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, जिनका सबसे बड़ा टेन्योर रहा आजादी के बाद 1962 तक। जब वो थे, उनके टेन्योर में 61-62 में अगर आप बंगाल का शेयर देखें नेशनल जीडीपी में, वो लगभग 11% था। आज आप देखेंगे वो सीधा लगभग आधे के करीब है, 5.5 से 5.8 के करीब आता है। तो ये दिखाता है कि बंगाल का लॉस पूरे ईस्टर्न इंडिया का लॉस है, क्योंकि बंगाल का फ्रस्ट्रेशन क्या है कि आप देखिए बंगाल में क्राइसिस हो रही है, चुनाव हो रहा है, एसआईआर की बात हो रही है, नेशनल न्यूज क्या हो रहा है कि दिल्ली में, एनसीआर रीजन में, मुंबई में, बैंगलोर में बंगाली मेड्स की क्राइसिस को लोग फील कर रहे हैं। तो एक स्टेट जिसकी इमेज, सेल्फ इमेज और पब्लिक इमेज की, इंटेलेक्चुअल्स की थी, इंडस्ट्रियल हब की थी, एज द इकोनॉमिक इंजन ऑफ द ईस्ट इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ द इंडिया, वो वाली थी। पूर्वांचल से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, ओडिशा से लेके और नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा जहां लोग माइग्रेट करते थे। फोक सॉन्ग्स में आप देखिए कलकत्ता एक इमेजरी वो आती है, आज वहां से पलायन हो रहा है, स्किल्ड लोगों का, सेमी स्किल्ड लोगों का। तो सबसे पहला तो ये है कि भले ही बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि हम भी 3000 देंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि ओवरवेमिंग नंबर ऑफ विमेन, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने स्कीम, बहुत सारी स्कीम थी, वो एक चक्र की तरह, अभिमन्यु की चक्र की तरह घेर रखा था, उसकी तरह ममता बनर्जी की स्कीम्स थी, और महिलाओं ने उसको डिफाई करके, बावजूद इसके कि वो बेनिफिशियरी थी, उन्होंने वोट बीजेपी के लिए। ये दिखाता है कि भले ही प्रॉमिस की गई हो,
लेकिन लोगों की आकांक्षा एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की है, नंबर 1। नंबर 2, वहां के रूरल एरिया में जो डिस्ट्रेस, सबसे बड़ा जो डिमांड ये है कि हमारे बच्चे माइग्रेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे बंगाल के बहुत सारे रीजन्स में टीएफआर जो है वो लो जा रहा है, सिंगल चाइल्ड है, तो वो नहीं चाहते हैं कि एजिंग पेरेंट्स है और बच्चे छोड़ के चले जाए, उस एरिया में है। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो सिंगूर एक एग्जाम्पल है, आज उस एरिया में हुगली में और सिंगूर में जाए तो 2008-9 के पास जो सिंगूर का मूवमेंट शुरू होता है कि जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने एक हिस्टोरिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंगाल को किया गया, उसको करेक्टिव मेजर्स के थ्रू री इंडस्ट्रियलाइज करने की शुरू की, और उसमें जो पब्लिक सेंटीमेंट में सैबोटेज किया गया, आज उसको लेके एक जनरेशनल गिल्ट है। तो वैसी स्थिति में देखिए बंगाल में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो। एमएसएमई इसलिए आए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेमी एरिड या अरिड लैंड नहीं है कि आप बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े प्लॉट्स को लेके करें। पॉपुलेशन डेंसिटी जंगल महल छोड़ के हर जगह बहुत हाई है, तो एमएसएमई जैसा कि बताया गया वो उसकी हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कोलकाता का लॉस, भुवनेश्वर एजुकेशनल हब बन रहा है, गुवाहाटी एजुकेशनल हब बन रहा है, लोग वहां से बिजनेसमैन रायपुर में, भुवनेश्वर में जा, एजुकेशन हब बनने की यहाँ पे एजुकेशन हब बनने की ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे है। इससे पहले एक बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, ये कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, इस पे मैं सवाल माधवी आपसे भी लूँगा, भट्टाचार्य सर आपके भी पास भी आऊँगा। लेकिन संजय बुधिया साहब, आपके पास, आप चूँकि इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करते होंगे, बाहर के कंपनियाँ भी होती होंगी, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा हेजिटेशन किस बात का रहता है जब हम पश्चिम बंगाल में निवेश करने जाते हैं? तो क्या अभी भी वो सिंगूर वाली घटना, तस्वीरें उन लोगों के सामने जाती हैं, या फिर लगता है कि नहीं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो हम अपना पैसा यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पर है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज पश्चिम बंगाल को है, मैन पावर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है? नहीं, आपने एकदम सही कहा, पर मैंने इस पॉइंट को पहले भी एम्फेसाइज किया था कि सारी चीजें गलत नहीं है। तो हमारी जो इमेज है वो थोड़ा बोलते हैं ना कि परसेप्शन लास्ट लॉन्गर देन रियलिटी। तो रियलिटी जो है उसको भी हमको सामने प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ा, कोई भी सरकार हो, पर जो रियलिटी है, मैं ये बोलूंगा, मैं जस्ट एक सेकंड अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, हमारी 8 यूनिट्स है और हम यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ भी हमारे यूएस कस्टमर्स आके गए थे एंड दे आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर कई चीजें हैं जो इतने अच्छे से चल रही है, मतलब इंडस्ट्री, उसको हमको प्रोजेक्ट करना है। मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज है जहाँ कभी स्ट्राइक नहीं हुई, लॉकआउट नहीं हुई, पर वो चीजें नॉलेज में नहीं आती है। वो उसकी वही कहानी है कि मैन बाइट्स डॉग और डॉग बाइट्स मैन, तो हेडलाइन वही बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अच्छी हो रही है, जो चीजों में पोटेंशियल है उसको पब्लिसाइज करना पड़ेगा, उसको मार्केटिंग करनी है, लोगों को बताना पड़ेगा। और मैं अंतिम ये कहना चाहूंगा कि बंगाल को एक्सपोर्ट हब के हिसाब से, जैसे हमारे सिंह जी अभी बता रहे थे कि नेचुरली यहाँ जो एमएसएमई के साथ में लार्ज इंडस्ट्री, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। भट्टाचार्य जी साहब ने सही कहा है। तो बंगाल के अंदर देखिए आप आईटीईएस है, लेदर है, जूट प्रोडक्ट्स है, और हमारा इंजीनियरिंग का तो बैकबोन रहा हुआ है। बंगाल विद इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं पूरे इंटायर ईस्टर्न इंडिया की तरफ से, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू वी कैन ऑल्सो बी ए वेरी बिग एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट आपको एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, एक्सचेकर तो आएगा ही आएगा। तो उसकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि एक्सपोर्ट, बंगाल को एक्सपोर्ट से कैसे फायदा मिले, एक्सपोर्ट को कैसे फायदा मिले। और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, उठाया यहाँ पे माधवी अरोड़ा, कि परसेप्शन भले ही ऐसा बना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ वहाँ स्थिति बुरी है। इंडस्ट्री है तो अच्छी चल रही है। अब यह है कि बड़ी इंडस्ट्री आए, बड़े निवेश आए तो अच्छी बात है, थोड़ा परसेप्शन सुधार लेंगे, मार्केटिंग अच्छी करेंगे, ब्रांडिंग अच्छी करेंगे तो वो आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि इसके लिए सिर्फ परसेप्शन, ब्रांडिंग के फ्रंट पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि 2-4 बड़ी इंडस्ट्री, बड़े इन्वेस्टमेंट जाएंगे तो एक उदाहरण, एग्जांपल सेट होगा कि देखिए इतने बड़े इंडस्ट्री जा रही है तो उसके साथ साथ छोटे मझोले एंसिलरीज यूनिट भी जाएंगी, एमएसएमई भी जाएंगी। माधवी सर, मैं एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूंगा माधवी जी को पहले कि ये एक मिनट माधवी एक मिनट, संजय कुछ ऐड करना चाहते? संजय जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो पूरा विस्तार में बताएंगी, पर मैं लाइफ में चीज विश्वास करता हूँ कि आइदर और नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए साथ साथ में। आपको इंसेंटिव की जगह इंसेंटिव चाहिए, और जो मार्केटिंग करनी हो तो हमको करनी है, दोनों करनी है। ठीक है माधवी। No, so I agree with him, right? I mean, see,
the economic and climate obviously gets influenced by the political climate to a large extent, because everybody likes certainty, everybody likes ease of doing business and all those fancy words that people are talking about who are actually in the business of entrepreneurship or are in the real sector. But to be very honest, the same thing happens in UP also, right? UP also has a very charismatic leader. It actually has worked dramatically, in improving ease of doing business, law and order. मगर यूपी का भी अगर आप लैंडस्केप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, it's basically only driven by the Noida, right, because of proximity to Delhi. मगर जो geographically उसको इतना benefit नहीं है. Same is the case with Bengal. To my understanding, the kind of geographical benefit that or resource benefit that other states probably enjoy, Bengal doesn't have that. So वहाँ पे वो challenges होंगे. So for them to attract industry, I'm not sure. You need to get a charismatic leader, which I'm not sure whether we have it as of now. We need obviously clear policies because we have to also beat the geographical disadvantage that Bengal have over other states around. So I think because Bengal पीछे भी रह गया, so states like Orissa and even to some extent Guwahati have also taken lead in that on that account. So obviously the effort that they'll have to do from the policy point of view will be much more because the starting point is so low. And of course, there's no additional geographical advantage that Bengal has, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री ब्लॉक करेंगी. तो क्लियरली थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगा. काफी स्कीम्स जो हैं जिनका पॉपुलेशन सेंटर स्कीम का पॉपुलेशन स्टेट स्कीम में नहीं हो पाया, कुछ प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो अटक गए हैं. सर्टन कंपनीज, even the large cap company which have bases in Calcutta or have business in Calcutta, they will obviously benefit in the medium term. अगर आपका policy certainty आता है वहाँ पे, definitely that is a big positive. But the starting point for them is much more difficult, and we saw that in UP also, right? बहुत selective patches में UP में development हुआ है पिछले 10 सालों में, and it's we've known Yogi as a much more charismatic leader than the current leadership that we have in Calcutta or in Bengal as of now. बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया. अब भट्टाचार्य सर कि यूपी भी एक एग्जाम्पल है. यूपी का भी इमेज बहुत वैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं था, इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं था, लेकिन इमेज बदला गया, कुछ बड़े स्टेप्स लिए गए, अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रहे हैं. तो ये मॉडल क्या वहाँ पे लागू होगा क्या? नहीं, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माधवी जी ने बोला. मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री आने के पहले बहुत जोर देना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर. मैं ये नहीं कह रहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पर थोड़ी बहुत एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन का इमेज पिछले दिनों में बढ़ा था. मैं समझता हूँ सबसे पहले जो करना पड़ेगा नए सरकार को, कि जैसे यूपी में भी किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर पहले ऐसे किए जिससे कि इसको पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से दलालों से और सरकार के नुमाइंदे जब दलाल बन के जाते हैं वो उनसे पूरी तरह से भयमुक्त करना है उनको. तो ये तो बात कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही एक जरूरी इंपॉर्टेंट इशू रहेगा और उसको पहले से उसको संभालना पड़ेगा. और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास करीबन इतना बड़ा लैंड बॉर्डर और कोई प्रदेश के पास नहीं है हमारे देश में, और वो पोरस लैंड बॉर्डर है. उसको उस बॉर्डर को भी संभालना लॉ एंड ऑर्डर के तहत कि उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि 3 या 4 चीज को बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है. एक तो है, जैसे मैंने पहले कहा था, एमएसएमई सेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच में लाना पड़ेगा. ये भी एक यूपी का मॉडल है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर जो इस वक्त करीबन 90 लाख यूनिट पश्चिम बंगाल में है, और 90 लाख यूनिट को अगर आप डिस्ट्रिक्ट से अगर बंटवारा करें उनको, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसे एक सेगमेंट्स मिलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट को एक ब्रांड बनाइए आप, बना के उसका एक अप्रोच एक नया हो सकता है. तीसरी बात, बंगाल का जो लोकेशन जो है वो एक कोस्टल स्टेट समझ लीजिए. उसके पास
एक नहीं, दो दो पोर्ट के साथ एक्सेस है। कलकत्ता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, और एक पोर्ट बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट्स का एक जोन बन सकता है। और फाइनल बात जो है, मैं ये कहता हूं कि उसमें जो पश्चिम बंगाल में, अगर आप जो जो इसको एक या ऐसा एक एजुकेशन का हब बनाएं, मैं समझता हूं कि वो एक एजुकेशन का हब बन के एक और भी आगे वो उभर सकता है। बिल्कुल, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इस पे मैं आगे आऊँगा। सुनील कुमार सिन्हा साहब, आपके पास आता हूँ, लेकिन संजय बुधिया साहब, एक चीज़ मैं पूछूं। एक जब एक्सपोर्ट हब की बात करते हैं हम लोग, आपने भी कहा कि एक्सपोर्ट हब की काफ़ी पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स की, आपके खुद इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के वहाँ पे कई सारे यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पर है, रॉ मटेरियल के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, और एक चीज़ और कि सर्विस सेक्टर को कैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा, बंगाल में इंजीनियरिंग सेक्टर काफी, बंगाल हैज बीन द बैकबोन। जैसे उसको हमारे हावड़ा एरिया है, उसको बोलते हैं शेफील्ड ऑफ द ईस्ट। तो आज इंजीनियरिंग सेक्टर और बंगाल में रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी सहूलियत है। आपको जो आयरन स्टील है, या माइंस है, कोयला है इधर, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा, ये सारे हमारे आस पास हैं। मतलब आज बंगाल के इर्द गिर्द आपको रॉ मटेरियल की सुविधाएं हैं। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को काफी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। वैसे आप देखेंगे टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर बंगाल से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का काफी बड़ा शेयर है। हम लोगों का अराउंड 14% जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है बंगाल से ही जा रहा है, तो उसको और तो बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा आपने जैसे बताया कि और प्रोडक्ट्स के अंदर में हम लोग ITS डेवलपमेंट करें, डाटा सेंटर बनाएं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल्स एंड लेदर और जेम ज्वेलरी, ये 4-5 चीजों पे हम लोग और एक्सीलरेटेड ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये 5-6 चीजों को अगर हम लोग डेवलप करें तो एक्सपोर्ट क्षेत्र से काफी, ये तो मटेरियल जा ही रहे हैं, पर इसको और काफी बढ़ाया जा सकता है। ये काफ़ी बढ़ाया जा सकता है और इसके पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सुनील कुमार सिन्हा साहब, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारी चीज़ें जो पोटेंशियल बता रहे हैं संजय बुधिया साहब, ये इसको एनकैश कर पाना, इसके लिए आपको क्या लगता है कि अभी से रोड मैप बना के रख देना चाहिए नई सरकार को? ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि रोड मैप निहायत ज़रूरी होगा। ये देख लीजिए कि अब पिछले कुछ दिनों में जिस किस्म के भी FTA भारत ने साइन किए हैं, चाहे वो EU के साथ हो, UK के साथ हो, या न्यूजीलैंड के साथ हो, ये तमाम जो FTAs हैं, उनको अगर आप करीबी तरीके से देखें तो इन सब FTAs में MSME के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल कर सामने आती है, जो कि टैरिफ हटने की वजह से MSME को अपने एक्सपोर्ट्स को इन कंट्रीज में भेजने में काफ़ी सहायता होगी। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि टैरिफ्स तो हट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और खास करके नॉन टैरिफ बैरियर में जो ESG, जिसे हम एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दे या कंप्लायंस कहते हैं, वो चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जो EU है, EU में जिस किस्म की बात हो रही है कार्बन टैक्स को लेकर के, तो वो अपने आप में एक जो है मुश्किलात पैदा कर सकता है MSME एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इस समय ज़रूरी ये है कि दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी। एक तो ये कि जो FTAs हम साइन कर रहे हैं और साइन करने जा रहे हैं, उनका जो है MSME को फ़ायदा किन किन क्षेत्रों में होगा और किन किन देशों में होगा, इस चीज़ को जो है MSME तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है MSME को आपको इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा कि टैरिफ बैरियर्स जो है FTA की वजह से ख़त्म हो गए हैं या बहुत लो हो गए हैं, परंतु वही आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं बढ़ाएगा। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इन और कंप्लायंस से रिलेटेड जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, खास करके ESG से रिलेटेड, उनकी तरफ जो है MSME को ध्यान देना होगा। और इसके लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, ताकि
जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है ना सिर्फ वो इन चीजों के प्रति जागरूक हो, परंतु वो इन चीजों को एक किस्म से रिस्क के तरीके से देखे। क्योंकि अगर आपने उन चीज कंप्लायंस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यही चीज आपके लिए जो है रिस्क बन सकते हैं और आपके लिए जो है बाधा बन सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर पूरी तरह से आने वाले कंप्लायंस कॉस्ट जो है, एक कंप्लायंस कॉस्ट भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है, खासतौर से जब हम एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे होते हैं या फिर दूसरी इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी समय समय पर आती है, उसमें पश्चिम बंगाल को लेकर खासतौर से संजय बुधिया साहब, कई सारे सेगमेंट पॉकेट ऐसे रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक सवाल मुझे पूछने का मन कर रहा है सज्जन कुमार सिंह से कि शुरू में लोगों को ये समझा पाना कि भले ही चुनाव में हम लोग बहुत फ्रीबीज दे के वादे कर लिए, पिछली सरकार ने बहुत मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सस्टेनेबल है नहीं, थोड़ा सा कठोर कदमों को झेलने की आदत आप डाल के रखिए। इसके लिए वहाँ की जनता कितनी तैयार होगी? एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस कहां से आएगी, और ये बेसिकली सीपीएम ऑनवर्ड्स आया। एक वहां पे हैं हमारे काफी सीनियर, उन्होंने बताया कि देखो सीपीएम के बाद बंगाल में ये बात आई कि आप काम इसलिए करते हैं कि आपको काम ना करना पड़े, कि आप स्ट्राइक के लिए काम करेंगे, क्लोजर के लिए काम करेंगे। वो एक कल्चर जो कम्युनिस्ट कल्चर आया, जिसके कारण बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। एक हुआ करते थे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो खुद ही स्ट्राइक पे, हड़ताल पे, उन्हें हड़ताली मंत्री भी कहा जाता था। तो एक तो वो है। अब मैं आपको देता हूं, पूरे इंडिया में आप जाएं, कहीं भी हर 2 किलोमीटर पे आप हाईवे पे पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं देखेंगे, वो केवल आपको बंगाल में दिखेगा। ठीक है, उनका आर्गुमेंट होता है कि नहीं पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के, लेकिन वो उसका असली पर्पस क्या है कि बंगाल चूंकि पोरस बॉर्डर है, एक पैरेलल इकोनॉमी। अब बांग्लादेश में आप देखिए, चिटगांव को छोड़ के बहुत ज्यादा उनके पास पहाड़ नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, बाकी स्टोन चाहिए, वो सारा का सारा झारखंड बीरभूम से होते हुए आप देखेंगे सैकड़ों ट्रक डेली जाती है, और वो हाईवे पे सिविक वॉलंटियर और पुलिस जो एक्चुअल होता है वो बैठा रहता है पीछे। ये मिसाल ये है कि वहां पे आप स्पीड को एक सिंबॉलिक है रोक देते हैं, आप पिकअप होने ही नहीं देते। दूसरी बात देखिए कि वहां पे सबसे बड़ा एटीट्यूडनल है कि आप लोकल ट्रेन में, बड़ी मतलब ये थोड़ी फनी स्टोरी है कि कैलकाटा से कृष्णानगर हम लोग जा रहे थे कि लोकल ट्रेन में देखिए कि क्या गॉसिप चल रहा है। बंगाल में ये चलता है कि लोकल ट्रेन में जाए, 2 घंटे के करीब का वो सफर है। 1 घंटे होने के बाद एक जेंटलमैन आए और कहा कि आपका हाफ टाइम हो गया, अब आप उठ जाइए, अब हम बैठेंगे। अब एक समय जब इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझे तो ये दिखाता है कि सीपीएम कल्चर कैसे इनग्रेन्ड हो गया है, इन द सेंस ऑफ, इसको आप राइट टू इक्वालिटी कर सकते हैं, बट ये एक एंटाइटलमेंट है। पेवमेंट वहां पे खाली तो मिल ही नहीं सकता है। वहां पे बताएंगे आप कुछ भी मॉल बनाए, बड़े बड़े एस्टेब्लिश बनाए, रोड के सामने है, लेकिन आपको जाने के लिए 100 मीटर का यू टर्न लेना होगा पेवमेंट का, और पेवमेंट पे एक साइड नहीं, दोनों साइड आपको ये मिलेगा। ये जो एक एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस है, जिसके लिए बंगाल 77 से पहले नहीं जाना जाता, ये जो डेकेडेंस है, हाँ बंगाल को झेलना पड़ा, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, लैंड का प्रॉब्लम, स्पेस का प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा आप देखिए कि जैसे हमने त्रिपुरा का एग्जाम्पल दिया, आफ्टरनून में ये माना जाता है कि बंगाल में एक तो वेदर उसके लिए है कि ह्यूमिड वेदर है, कोलकाता साइड बहुत जंगल महल की साइड में बहुत ही हॉट वेदर है, तो आफ्टरनून में ब्रेक और सोने का कल्चर है 3 से 4 घंटे, तो आप ये देखेंगे। अब अगर आप जिस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं उसमें ये नई जनरेशन उसमें चाहिए, क्योंकि वही जब बंगाल से लोग बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे एक्सेलेंट प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस है। बंगाल में जाते ही वो एटीट्यूडनल चीज आता है, उसको त्रिपुरा में हमने देखा है 5 साल में बदलते हुए। तो बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या होगी कि बीजेपी को जो वोट मिला है वो वीजावी टीएमसी सिंडिकेट सिस्टम, जो हर चीज में कट मनी, करप्शन, ये एक फैक्ट है, ये ब्लंट है। बंगाल का जियोग्राफिकल एडवांटेज को मैन मेड एफर्ट से बर्बाद किया गया है। वो बिहार की तरह लैंडलॉक्ड नहीं है, वो कोस्टल एरिया है, उसकी पुल फैक्टर थी। ऐसे सिनेरियो में जो एक कल्चर इनग्रेंड है कि आप पार्टी तो बदले लेकिन वो एटीट्यूड है, क्योंकि आपका रेफरेंस वो है, उसमें आप एक पैराडाइम शिफ्ट लाना चाहेंगे तो आएगा। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि देखिए जो जनरेशनल जेंजिफिकेशन हो रहा है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी का, उसके सेंस में सेंस ऑफ लॉस इस बार बहुत बड़ा रीजन, नाउ और नेवर मोमेंट। बीजेपी को जो मैंडेट मिला डिस्पाइट ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, वो इसलिए था कि बिल्कुल कि वो तैयार है कि बंगाल अब हाथ से निकल जाएगा, वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी था। तो मुझे लगता है
बदल सकता है, बट उसके लिए प्रूडेंस, वो एक पैराडाइम शिफ्ट रातों रात नहीं होगा, बट वो हो सकता है। चूंकि वो कम्युनिस्ट कल्चर, पार्टीज बदली हैं, बट अभी भी बचा हुआ है कि आप पूरा एफर्ट इसलिए करते हैं कि हड़ताल हो जाए, छुट्टी मिल जाए। वो एटीट्यूड जो है, वो जनरेशन अब जा रही है, नई जनरेशन आप देखेंगे। हालांकि इसमें यह है कि सज्जन जी, जो संजय बुधिया साहब ने पहले कहा भी, पहले सवाल का जवाब में, कि इनमें से कई सारी चीजें परसेप्शन भी बनी हुई हैं लोगों के बीच में कि हड़ताल अभी भी हो रही होती है, कट मनी वहां भी चल रहा होता है। पता नहीं जमीन पे वाकई इंडस्ट्री इस चीज को इतना फेस करती क्या? संजय जी, मैं इस बात को कहूंगा कि एक तो पास्ट है, पर हमको फ्यूचर को देखना है। और ये जो आपने कहा कि क्या कंट्रोल करना है, तो फाइन बैलेंसिंग वाली बात है। मतलब जो शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन वाला है, अगर लोग देखेंगे कि यहाँ और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, नई इंडस्ट्री जाएंगी, तो अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत फ्रीबीज की आप बात कहिए या कुछ मतलब कैश इंसेंटिव वगैरह अगर कुछ डेफर भी होता है या डिले होता है या कम होता है, तो लोग उसको भी सब्र कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको लॉन्ग टर्म में गेन दिखे। तो इसकी बड़ी फाइन बैलेंसिंग की जरूरत है। और एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों को बंगाल से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी यूरोप की और अमेरिका की, उसको एक बढ़ाने की बहुत बड़ी जरूरत है। पहले यहाँ से 3-4 एयरलाइंस आती थी, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, लुफ्तांसा थी, केएलएम थी, पर अभी सभी यहाँ से चली गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी जो है बिजनेस के लिए, आप टूरिज्म के बोलिए, इंडस्ट्री के लिए बोलिए, तो एक हमारा ये कनेक्टिविटी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक डायरेक्ट एयरलाइन जरूर चाहिए यूरोप से यूएस के लिए, और या यूरोप के लिए, इसके लिए। और लास्ट एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा कि जैसे एजुकेशनल हब है वो एकदम सही है, बंगाल में मेडिकल हब होने की काफी पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ द अगेन सेम लोकेशन। क्या बांग्लादेश के लोग आते हैं और नेबरिंग कंट्रीज के आते हैं, पहले सब साउथ जाते थे कि वेलोर जाना है, वेलोर यूज्ड टू बी डेस्टिनेशन। तो वैसे ही बंगाल में ऑलरेडी काफी कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशन आई हैं, पर इसको और काफी बड़े स्केल में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 2-3 चीज आपने काफी अच्छा पॉइंट आउट किया, लेकिन एक बात जो बार बार चुनाव के दौरान भी कही गई, अब चुनाव के बाद भी कही जा रही है, डबल इंजन की सरकार। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, वाकई कितना रंग लाएगी वहां के विकास में, इस पे सुनील कुमार सिन्हा साहब और एके बी सर आपके पास आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। के नई सरकार के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली और क्या कुछ मौके हैं यहाँ पे? एके भट्टाचार्य सर, पश्चिम बंगाल में इससे पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो उनको भी काफी क्लियर मैंडेट था, उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में काफी थी, काफ़ी अच्छी पकड़ थी। इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वैसा कुछ करते हुए दिखे नहीं, या फिर वैसा दिखा नहीं कि पूरा आमूलचूल परिवर्तन करके ला दे। लेकिन अब नई सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार जब हम कह रहे हैं, तो बाकी राज्यों से के उदाहरण को देखें या उसके एक्सपीरियंस को देखें, तो कितनी उम्मीद करनी चाहिए पश्चिम बंगाल की नई सरकार से? देखिए, ये तो कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर केंद्र का सरकार और देश का सरकार, प्रदेश का सरकार एक हो, तो उसमें काफी राजनीतिक सुविधाएं होती हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार भी वही सुविधाएं पश्चिम बंगाल में आएंगी। ये कितना उचित है या क्या अनुचित है, इसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। पर सवाल तो ये है कि मेरे मन में भी यही सवाल था, कितना उचित कितना अनुचित है, लेकिन इस पे हम लोग अलग से डिबेट करेंगे कभी। अलग से डिबेट करेंगे। पर वो जो पश्चिम बंगाल में जो मान लीजिए जो नरेगा में जो जो प्रॉब्लम आ रही थी पश्चिम बंगाल के साथ, या पश्चिम बंगाल ने अपने आप जो हेल्थ स्कीम से अपने आप को मना कर दिया, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत से मना कर दिया, उससे भी मैं समझता हूं कि जो ममता बनर्जी की जो राजनीतिक जो रुख जो था, उसमें भी काफी बंगाल के लोगों को थोड़ी बहुत हानि तो थोड़ी बहुत पहुंची है। पर मैं ये समझता हूं कि डबल इंजन के सरकार से वो जो सुविधाएं जो पश्चिम बंगाल सरकार को मिलेगी, वो जरूर मिलेगी। पर उसके साथ साथ अगर नई सरकार ये ना समझ सके कि पश्चिम बंगाल की जो असली शक्ति कहाँ है, और वो एक शक्ति अभी तक हमने वो बात नहीं की, ये पश्चिम बंगाल की कृषि की शक्ति, जो कृषि क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का बहुत ही पश्चिम बंगाल की जो कृषि का शेयर है जीडीपी में, वो करीबन 20 से 21% का शेयर है। और पश्चिम बंगाल की जो कृषि की क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी जो है, वो बहुत ही अच्छी है। वो मैं समझता हूं कि उसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।
तो अगर आप इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लाइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना कीजिए, एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एविएशन, सब तो संजय साहब ने भी कहा उसके बारे में, बुधिया साहब ने भी कहा। तो मैं समझता हूँ करना चाहिए। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो असली जो है वो कृषि, कृषि को भी, क्योंकि कृषि से काफी नौकरियां आएंगी, काफी काफी लोगों के पास जो आसान होगा बहुत करना। और तो एमएसएमई और एग्रीकल्चर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक 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 एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए नए एमएसएमई सरकार और के। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होना चाहिए। सुनील कुमार सिन्हा साहब, ये एमएसएमई और एग्रीकल्चर, साथ में एक चीज़ और जोड़ दूं मैं कि जब ये सरकार आगे बढ़ने के लिए बढ़ी, जब कहा गया कि रिफॉर्म एजेंडा पर आगे बढ़ना है, तो रिफॉर्म एजेंडा का मतलब माना गया प्राइवेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कटौती करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बड़ी सेंसिटिव मानी जाती हैं। इन सब पर कैसे आगे बढ़ पाएगी सरकार? देखिए, आपने जो डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया है, तो डबल इंजन की जी। सरकार अब अगर वेस्ट बंगाल में जैसा कि इस समय है, और उसका कितना बड़ा फायदा वेस्ट बंगाल को होगा, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि अभी तक जो है राज्य सरकार जो है वो किसी और की, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की। तो कई सारे जो आर्थिक मुद्दे हैं जो कि वेस्ट बंगाल के पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, परंतु उस चीज का समाधान किस तरीके से किया जाए, इस पे दोनों में जो राय है वो और सामंजस्य जो है वो नहीं होने की वजह से जो है इस सब का खामियाजा जो है वो बंगाल की जनता को उठाना पड़ा है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कम से कम अगर सरकार, राज्य सरकार भी उसी पार्टी की है और नेशनल गवर्नमेंट की जो है वो भी उसी पार्टी की है, तो कम से कम ये चीजें जो है कुछ हद तक रास्ते पे आएंगी। और rather than becoming a political issue, they will remain an economic issue, and the approach सेंट्रल गवर्नमेंट का और साथ ही राज्य सरकार का सॉल्यूशन की तरफ होगा, ना कि कन्फ्रंटेशन की तरफ, जो कि हमने अभी तक देखा है। तो ये जो कन्फ्रंटेशन वाली समस्या है, अगर इसको राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सामंजस्य के साथ जो है अगर दूर कर पाती है, तो ये अपने आप में एक काफी बड़ा सुधार जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए हो सकता है। दूसरी बात, लेकिन जो ये एमएसएमई और हाँ। एग्रीकल्चर का जहां तक सवाल है, मैं पूरी तरह से AKB से सहमत हूं कि एग्रीकल्चर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में। और अक्सर जब भी वेस्ट बंगाल का जिक्र हुआ है तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई है, पर बंगाल के एग्रीकल्चरल ग्रोथ की और वहां के एग्रीकल्चरल पोटेंशियल की बात नहीं हुई है। अब जैसा थोड़ी देर पहले डिस्कशन में पोटैटो का जिक्र हुआ था, साथ ही साथ अगर पैडी का जिक्र करें, इन दो क्षेत्रों में वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है। परंतु उसके बावजूद भी जिस किस्म की सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, चाहे पोटैटो या पोटैटो से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, या पैडी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन हो सके, जो प्रोक्योरमेंट ढंग से हो सके, वो सारी चीजें वहां से बिल्कुल नदारद हैं। तो इन चीजों पे डेफिनेटली जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। और बंगाल के साथ एक और जो नैरेटिव अक्सर देखा गया है वो ये है कि बंगाल में ग्रोथ है ही नहीं, बंगाल इज अ लैगार्ड स्टेट। पर अगर आप आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो जिस किस्म की पिक्चर या इमेज वेस्ट बंगाल की बनाई गई है, एक्चुअली में वेस्ट बंगाल का ग्रोथ और ग्रोथ से रिलेटेड परफॉर्मेंस उतना बुरा नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, दरअसल इसमें हाँ, इसमें मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पिछले 10 या 12 साल में वेस्ट बंगाल का अगर आप ग्रोथ उठा करके देखें और साइज ऑफ वेस्ट बंगाल इकोनॉमी देखें, तो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी का साइज आज भी इंडिया में तकरीबन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी का है। और पिछले 10 सालों में अगर वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को बिहार की इकोनॉमी से आप कंपेयर करें, तो बिहार की इकोनॉमी जितनी बड़ी इकोनॉमी वेस्ट बंगाल ने पिछले 10 साल में ऐड कर ली है अपनी इकोनॉमी।
इन चीजों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। और लोगों का ये ध्यान सब गया। नहीं, और ये सब तब हुआ है जबकि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार लॉगर हेड्स पे है। तो अगर ढंग से वेस्ट बंगाल में काम किया जाए, जिसमें कि सामंजस्य बना रहे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में, तो मेरी समझ से वेस्ट बंगाल कैन अचीव मच मोर देन व्हाट इट हैज अचीव्ड, एंड इट कैन सर्टेनली चेंज इट्स परसेप्शन। बिल्कुल, आपने बहुत सही आंकड़े का विश्लेषण किया। दरअसल हम लोग शो से पहले ही आंकड़ों पर गौर कर रहे थे, तो यही चीज़ें निकल कर आई कि ऐसा नहीं कि बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत पिछड़ गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत गड़बड़ी है। लेकिन पश्चिम बंगाल को जो पश्चिम बंगाल के अपने के इतिहास से उठाकर देखते हैं, पश्चिम बंगाल के पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं, तब लगता है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। पहले इतना सुनहरा गोल्डन हुआ करता था पश्चिम बंगाल, वापस से आ सकता है अगर हम लोग उस तरफ आगे बढ़े तो। बाकियों से मुकाबला करेंगे तभी पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं कि बहुत गया गुजरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन संजय बुधिया साहब, एक सवाल आपसे कि जो अभी सिन्हा सर भी कह रहे थे और एकेबी सर भी कह रहे थे कि एग्रीकल्चर वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आलू की बात हो रही थी, तो ये एग्रो इंडस्ट्री उतनी क्यों नहीं पनप पाई वहाँ पे, क्या दिक्कत आई? नहीं, वो बेसिकली फोकस की बात है कि आप ज्यादा फोकस के और अगर उसके ऊपर दें तो एग्रीकल्चर के साथ एग्रो प्रोसेसिंग, और उसको एग्रो प्रोसेसिंग में भी काफी हम एक्सपोर्ट को भी एंगल से अगर देखें तो इसमें काफी बड़ा एक्सचेकर का ये हिस्सा बन सकती है। तो सबने सही कहा है कि बंगाल में जो कृषि क्षेत्र है उसको आइदर और नहीं कर कृषि और इंडस्ट्री हमें दोनों को ही डेवलप करना है। और इस चारों तरफ से जब एक्शन होगा तो 1+1 11 वाली बात आएगी, डबल इंजन बोलिए या 1+1 11 बोलिए। अब हमें ये देखना है कि कितनी तेजी से हम सारी जो प्रोमिजेज हैं, सारे जो पोटेंशियल हैं, उसको कैसे परफॉर्म कर पाए। उसी में स्टेट का फायदा है, उसी में नेशन का फायदा है और यहाँ के लोगों का फायदा है। हमें राह देखनी है कि आप हाँ सॉरी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, मैंने यही कहा कि 1 और 1 11 बोलिए या डबल इंजन की सरकार बोलिए। अब हमें यही देखना है कि जो यहाँ पर पोटेंशियल है, जो प्रोमिजेज हैं, उसको हम कैसे परफॉर्मेंस के रास्ते पे ले और कितनी द्रुत गति से ले जाएं। बिल्कुल, कितनी तेजी से लेके जाएं। एक आखिरी सवाल सज्जन कुमार सिंह आपके लिए कि क्या डबल इंजन की सरकार, इस हद तक डबल इंजन की सरकार हो जाएगी क्या कि जितने भी विदेश के प्रपोजल आएंगे, कोई फॉरेन कंपनी आके अपना प्लांट लगाना चाहेगी तो केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं नहीं, आप गुजरात मत जाइए, महाराष्ट्र मत जाइए, जाइए पश्चिम बंगाल, वहाँ बड़ी अच्छी जगह है जी, वहाँ बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जी। क्या डबल इंजन की सरकार इतना ज़्यादा ताकतवर, डबल ताकत से लगाएगी वहाँ पे? देखिए, बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो रीजनल डिस्पैरिटी है ग्रोथ की और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से वेस्ट और साउथ में कंसंट्रेट हो रहा है, और उसके कारण पूरा का पूरा जो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया का एक मेजर लॉस है, उसमें बंगाल का रिवाइव करना, इंडिया के रीजनल डिस्पैरिटी जो डेवलपमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है यूपी कर रहा है, बट बंगाल के बिना यूपी अकेले फुल फैक्टर नहीं दे सकता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऑलरेडी बिहार में ये बात उठी। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या केंद्र सरकार, मैं अपने सवाल को स्ट्रेट करता हूं, क्या ये उठेगा? नहीं, मैं समझ गया पश्चिम। हाँ देखिए, उठेगा कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो लेबर सप्लाइंग स्टेट बन जाए वेस्ट और साउथ का। आपको ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है वहां पे। वो तो सूट करता है, वो तो सूट करता है। वेस्ट में लेबर सप्लाई नहीं हो रहा, देखिए वहां पे कितना हाहाकार मचा हुआ। AK भट्टाचार्य साहब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो जियोग्राफिक लोकेशन जो है उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। वो एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया में स्थित है। वो इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तालमेल रहे तो भारत की पूरी अर्थनीति और भारत की पूरी दो भौगोलिक जो एकता जो है उसमें भी काफी उसका योगदान रहेगा। चलिए, दरअसल समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। सुनील सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि शो समय से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हम लोग, लेकिन आप सभी लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।